नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, अभी एक दो दिन पहले आरबीआई के गवर्नर की जो एमपीसी की जो मीटिंग होती है वो हुई, जिसके बाद रिजल्ट निकल कर आया कि जो रेपो रेट है उसमें कटौती की गई। ये बहुत बड़ी सुर्खी बनी। तो आइए मैं आपको आज समझाता हूं कि जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है ये कैसे काम करता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, किस तरीके से जो आरबीआई है वो भारत के में जो महंगाई है उसको नियंत्रित करती है, किस तरीके से इसको जो है कि किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सारी चीजों को और आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे और भी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ये जानकारी बहुत ही खास है और एकदम सरल भाषा में आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हेडलाइन बना हुआ है कि आरबीआई एमपीसी मीटिंग हाइलाइट्स रेपो रेट कट बाई 50 बीपीएस, यानी कि जो 50 बीपीएस है इसकी कटौती की गई है। जो ये पहले जितना था उससे कम कर दिया गया है। ये क्या होता है, फिलहाल आपको करंट अफेयर्स के दृष्टि से ज्यादा लोगों को ये चीज में गड़बड़ हो रहा है कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं जो नए, तो ये कौन है, तो इस समय ये संजय मल्होत्रा जी हैं। ये कौन से 26वें आरबीआई के गवर्नर बनकर आए हुए हैं। चलिए अब आगे मैं आपको रेपो रेट पहले समझाता हूं, उसके बाद सारी चीजें समझाएंगे। इसमें रेपो रेट के साथ साथ एक और चीज में कटौती की गई है जो है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इसको जो कि पहले 4% था इसको कम करके 3% कर दिया गया है, यानी कि इसमें भी करीबन 100 बीपीएस की कटौती की गई है। रेपो रेट में जो पहले 6% था अब इसको कम करके 5.5% के आसपास कर दिया गया है, यानी कि इसमें भी 50 बीपीएस की कटौती की गई है। साथियों, जो ये CRR है यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, इसकी कटौती से अब जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसमें करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए की तरलता, यानी कि इतना पैसा मार्केट में आएगा। अब ये कैसे आएगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग रेपो रेट समझते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। इसमें देखिए, रेपो रेट आरबीआई की पास एक ऐसी चाबी है जिसको जैसे चाहे वो घुमाती है और पूरे देश का जो महंगाई है वो उसके कंट्रोल में आता है। वो जब चाहे देश में महंगाई बढ़ा सकती है और जब चाहे देश में महंगाई घटा सकती है। ये काम कैसे करता है, तो ये कुछ इस प्रकार से करता है। इसमें आरबीआई बैंकों को लोन जो देता है उनके डिपॉजिट पर नजर रखता है और महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को ये कंट्रोल करता है। ये आरबीआई का रोल है। पहले ये आप समझ लीजिए आरबीआई है क्या। तो ये जो सारे बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक है जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, पीएनबी, ये सारे जो बैंक्स हैं ये उनका बॉस है, यानी कि सबसे हेड जो है वो आरबीआई है। तो आरबीआई इन सबका बॉस है, इन सब पर नजर रखने का काम ये करता है। तो हम लोग अगर लोन लेना होता है हमको या फिर पैसा जमा करना होता है तो हम कहाँ करते हैं, हम करते हैं कमर्शियल बैंक्स में जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन सबों में करते हैं। और इन सबों को जब पैसा जमा करना होता है या फिर लोन लेना होता है तो ये जाते हैं आरबीआई के पास। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं इससे कि आरबीआई बहुत ही बड़ा जो है कि संस्था है जो कि पूरे देश के बैंकों को नियंत्रण रखता है। अब आइए आगे मैं आपको समझाता हूं कि रेपो रेट क्या होता है। देखिए, रेपो रेट का मतलब होता है कि आरबीआई को यानी कि जो सबका बॉस है उससे जब बैंक पैसा लेते हैं, यानी कि जब आरबीआई से बैंक जो कमर्शियल बैंक है वो उधार लेते हैं तो उस पर जो ब्याज लगता है, यानी कि आरबीआई जो इन पर ब्याज लगाता है इन पर, उस ब्याज को ही रेपो रेट कहा जाता है, यानी कि ब्याज की उस दर को रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो ये होता है कि जब बैंकों से आरबीआई पैसा लेता है तो उस पैसे को जो है कि रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से यानी कि उसकी दर के माध्यम से लिया जाता है कि आप इतने समय के लिए हमको दीजिए, हम उस पर आपको इतना पैसा देंगे। साथियों, जो आरबीआई है ये पूरे तरीके से जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उन पर अपना नियंत्रण रखता है। इसी के माध्यम से महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। देखिए, जब भी महंगाई बढ़ती है आरबीआई एक्शन लेता है। ये करता क्या है, तो ये जो रेपो रेट है उसको बढ़ा देता है, यानी कि ब्याज की दर को बढ़ा देता है। जो ये बैंकों को लोन देता है उसकी दर को बढ़ा देता है। अब उसके दर को बढ़ने की वजह से बैंक जो है वो
अपने जो ग्राहक हैं, यानी कि हम जाएंगे अगर बैंक से पैसा लेने, तो हम उससे पैसा लेंगे, तो जब बैंक को ही पैसा अधिक ब्याज पर मिला है तो हमसे जेन्युइन है कि वो हमसे अधिक चार्ज करेगा, यानी कि वो भी हमसे अधिक ब्याज लेगा। तो इसकी वजह से लोग जो है वो लोन लेना कम कर देते हैं, क्योंकि उनको जो है कि लोन महंगी दरों पर मिलता है। अब इसी तरीके से जब भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ जो है, इससे होता यह भी है कि भारत की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो कम हो जाती है। यानी कि जब भी महंगाई बढ़ती है, रेपो रेट बढ़ता है, लोगों के द्वारा लोन कम लिया जाता है, मार्केट में पैसे की कमी होती है, तो भारत की जो इकोनॉमी है वो नीचे आती है, यानी कि उसकी ग्रोथ की जो रेशियो है, जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। अब ज्यादा स्लो हो जाएगी तो फिर आरबीआई एक्शन में आता है। इसके बाद ये जो रेपो रेट है उसको घटा देता है, यानी कि कम ब्याज में पैसा देने लगता है, जिसके बाद से जब कम ब्याज पे पैसा मिलेगा तो कोई भी कोई काम करने जा रहा है, अगर कम ब्याज में ही पैसा मिल रहा है तो वो सोचेगा ले लेते हैं, तो वो काम करने के लिए पैसा बैंकों से ब्याज लेगा। अब जब बैंकों को सस्ते दरों पे लोन मिला है तो वो लोगों को सस्ते दरों पर लोन देने का काम करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आ जाएगा और इससे जो महंगाई है वो तो थोड़ा सा बढ़ेगी, लेकिन होगा क्या कि इससे आपकी जो वृद्धि है अर्थव्यवस्था में वो उसमें तेजी आ जाएगी। अगर मैं इसको और अच्छे से समझाना चाहूं तो देखिए, आप इस ग्राफ के मदद से समझ सकते हैं इसको कि जब भी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हाई होता है तो जो मतलब महंगाई है वो क्या होती है, वो घटती है। यानी कि जब भी आरबीआई अपने रेपो रेट को और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाता है तो क्या होता है, महंगाई जो है कि वो घटती है। कैसे, देखिए, मनी की जो सप्लाई होती है मार्केट में वो कम हो जाती है, जो लोग उधार लेने का काम करते हैं वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से कुल मिला जुलाकर जो महंगाई की दर है वो कम हो जाती है। वहीं अब जब रेपो रेट नीचे गिरता है तो उसके बाद लोगों का इसमें इकोनॉमी तो बूस्ट होती है, लेकिन लोग कर्ज ज्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से जो मनी की सप्लाई है वो बढ़ती है और इस सब का परिणाम अंत में निकल कर आता है कि महंगाई भी थोड़ा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो, अब यहां पर तो आपने समझ लिया कि रेपो रेट क्या है, कैसे काम करता है और किस तरीके से आरबीआई इसको कंट्रोल करके महंगाई को घटा और बढ़ा सकती है। अब मैं दूसरा टर्म समझाने जा रहा हूं आपको, जो कि अभी निकल कर आया, आपने देखा CRR, जो कि 4% पहले था, जिसको कि घटाकर अब 3% पर ला दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, मैं अगर सरल भाषा में समझाऊं तो देखिए, CRR का मतलब है कि कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि जो कैश है उसका रिजर्व रखना होता है एक रेशियो में, वो कौन तय करता है, तो वो आरबीआई तय करती है। उसने तय करके रखा था कि 4% आपको रिजर्व में रखना है। क्या रिजर्व में रखना है और किस तरीके से, मान लीजिए कोई आदमी है वो 1000 रुपए जमा करता है किसी कमर्शियल बैंक में, तो जो आरबीआई है अगर उसने कहा है कि 5% जो है कि CRR रखना है, तो वो बैंक अब क्या करेगा कि उस पैसे को 5% को वो आरबीआई को दे देगा, उस पैसे से 5% को आरबीआई को दे देगा, यानी कि 50 रुपया जो होगा वो आरबीआई के पास रिजर्व में रखा रहेगा। वो पैसे पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देगी, वो रिजर्व में अपने पास रखेगी। और वो इसलिए रखती है कि कभी अगर इस बैंक को, मान लीजिए कि इसको तो ज्यादा ब्याज कमाना है, ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो ये तो सोचेगा, मैं पैसा जमा कराने गया तो ये सोचेगा मैं जितना पैसा जमा कराया, दूसरा आदमी आया उसको लोन चाहिए था, मान लीजिए मैं 100 रुपए जमा कराने करके आया, दूसरा आदमी आया उसको 100 रुपए लोन चाहिए था, तो वो बोलेगा कि हमको 100 रुपए लोन चाहिए, तो जो कमर्शियल बैंक है उनको तो प्रॉफिट कमाना है, तो मुझको ब्याज मिलेगा 1-8%, लेकिन जब वो लोन देंगे तो उस पर ब्याज वो लेंगे मान लीजिए कि 7 से 8%, तो उनको अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो वो तो चाहेंगे कि पूरा पैसा जो है कि हम बाजार में ब्याज पे बांट दें, यानी कि लोन दे दें। तो इसके वजह से अगर बाई चांस मान लीजिए कि वो पैसा लेकर भाग गया, या वो आदमी जो लोन लिया वो अपना पैसा, या फिर वो दिवालिया घोषित हो गया, तो उसके बाद मैं अगर जब बैंक के पास जाऊंगा पैसा लेने, तो जब वो आदमी बैंक को रिटर्न नहीं किया तो बैंक मुझे कैसे रिटर्न करेगी। तो इसके लिए आरबीआई ने
क्या किया कि कहा कि आपको जितना पैसा जमा होगा उसका 4% जो है आपको रिजर्व रखना होगा। ये पहले कहा था, अब इसको कम करके 3% कर दिया गया है। यानी कि अब आपको मात्र बैंकों को सिर्फ और सिर्फ 3% पैसा जितना उनके पास डिपॉजिट है उसको रखना पड़ेगा। बाकी पैसे को वो लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट में उधार के लोन के रूप में बांट सकते हैं, जिससे उनको जो है कि उनकी कमाई होगी और भारत की अर्थव्यवस्था को इससे बूस्ट इसलिए मिलेगा क्योंकि इसमें करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए के यानी कि 2.5 लाख रुपए के आसपास 2.5 लाख रुपए के आसपास का करोड़ रुपए के आसपास जो तरलता है, जो पैसा है, वो मार्केट में इसके वजह से उतरेगा। तो ये पूरा मैटर है। उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ये CER का मैकेनिज्म है कि कैसे काम करता है। अब बात करते हैं जो तीसरी चीज है, रेपो रेट सुन लिया आपने, सारी चीजें सुन ली। ये डिसाइड कौन करता है? कोई एक आदमी तो बैठ के इसको डिसाइड नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि रेपो रेट कितना रखना है, CRR कितना रखना है, जो रिवर्स रेपो रेट है उसको कितना रखना है, तो उसके लिए एक जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गठित की जाती है, जिसमें कुल मिलाकर 6 लोग होते हैं। 6 लोग में जो 3 लोग होते हैं वो RBI के होते हैं और 3 लोग अन्य जो है कि संस्थाओं से आए होते हैं, जिसमें जो एक होते हैं वो RBI के गवर्नर अध्यक्ष होते हैं, फिर जो दूसरे होते हैं वो RBI के डिप्टी गवर्नर होते हैं, और जो तीसरा आदमी होता है वो एक अधिकारी होता है जो कि आमतौर पर ED या फिर अन्य विभागों से आया होता है, जो कि सामान्यतः RBI के द्वारा ही, मतलब RBI से ही वो जुड़ा व्यक्ति होता है। बाकी जो 3 सदस्य होते हैं वो भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये बाहरी सदस्य होते हैं और ये भारत सरकार जो है कि नियुक्त करती है और इनकी संख्या 3 होती है। तो कुल मिलाकर ये 6 लोग होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कितना रेपो रेट रखना है, किस तरीके से क्या करना है। साथियों, ये मीटिंग हमेशा 2 बार होती है महीने में, मतलब 2 महीने पे ये 1 बार मीटिंग होती है जिसमें ये सारी चीजें डिसाइड की जाती है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको मैं अच्छे तरीके से समझा पाया। और जो करंट के लिए चीज है कि आपको इस समय याद रखना है कि जो गवर्नर हैं RBI के वो हैं संजय मल्होत्रा, ये 26वें गवर्नर हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि RBI की स्थापना कब की गई थी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।